फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में अभी हम बात करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? फाइनेंशियल प्लानिंग होती है कि हम लोग अपने जीवन में जीवन काल में हम लोग अपने लिए जो प्लान करते हैं, अपने सपनों को जो हम साकार करने के लिए सोचते हैं, तो वो एक फाइनेंशियल प्लानिंग के ज़रिए अगर हम करें तो हम अपने जीवन में जो हमारी जो सपने हैं उसको हम सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग का सही तरीके से करना किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत ज़रूरी माना जाता है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग में अलग अलग तरीके के गोल्स हो सकते हैं। कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स, कुछ होते हैं मीडियम टर्म, कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म गोल्स कौन से हैं? जो हम कुछ ही हमारे जो अभी जो हमारी ज़रूरतें हैं उसको हम लोग शॉर्ट टर्म गोल के अंदर रखेंगे, या अभी या अगले साल भर के अंदर। मीडियम टर्म गोल में हम लोग पकड़ सकते हैं जैसे अगले 5-6 साल के अंदर जो हमारी ज़रूरतें होंगी। और लॉन्ग टर्म गोल्स में हम लोग जो जैसे हम लोग रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, या बच्चों की शादी की प्लानिंग, या बच्चे जो अगर छोटे हैं तो उनके जो हायर एजुकेशन की प्लानिंग, उनको हम लोग लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से देख सकते हैं, जो कि हम लोग 15 से 20 साल के बाद में करने के बारे में सोचते हैं। तो किसी के इकोनॉमिक लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, किसी के जीवन काल में जब भी वो इनकम शुरू करता है, इनकम शुरू करने से पहले वो हायर एजुकेशन लेता है। तो ये एक डायग्राम है जिसके थ्रू दिखाया गया है कि लोगों की अर्निंग्स किस तरह से बढ़ती है या इनकम किस तरह से बढ़ता है, और उसी दौरान फिर उनका सेविंग्स, नॉर्मली वो सेविंग्स और इनकम जो बढ़ने का जो प्रक्रिया है वो एक साथ दोनों साइड बाय साइड चलता है। तो और जैसे जैसे लोगों का उम्र बढ़ता है उनका इनकम बढ़ता जाता है, नॉर्मली देखा गया है, और उसी दौरान लोग सेविंग्स करते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके बाद एक समय आता है जब उनको हायर एजुकेशन के लिए उनकी पढ़ाई लिखाई में खर्चे बढ़ जाते हैं, तो सेविंग्स लोग उतने नहीं कर पाते हैं, या लोग उस समय में अपने लिए घर वगैरह बनाने के बारे में प्लान करते हैं। तो उस तरह से धीरे धीरे सेविंग्स फिर घटना शुरू होता है, और फिर एक समय ऐसा आता है जब लोग का इनकम बंद हो जाता है, और उसके बाद सिर्फ वो अपने जो पहले के सेव किए हुए पैसे हैं उनको लेके वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे वो रिटायरमेंट के पीरियड पीछे वाली जो समय है। तो इनको अलग अलग समय के हिसाब से अगर हम लोग इनको बांटें तो लर्नर होगा वो स्टेज जहाँ पे हम लोग हायर एजुकेशन लेते हैं, जैसे कोई MBA कर रहा है, कोई MBBS कर रहा है। फिर उसके बाद अर्नर होगा वो समय जहाँ पे हम लोग नौकरी ज्वाइन करते हैं या हम लोग कोई बिज़नेस शुरू करते हैं। उसके बाद पार्टनर होगा वो समय जहाँ पे लोग अपनी शादी करते हैं। उसके आगे चल के वो माता पिता बनते हैं, पेरेंट्स। उसके बाद होता है प्रोवाइडर, जबकि वो बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं तो उनको उनके एजुकेशन में फिर उनको खर्चा आता है। उसके बाद में एक समय आता है जब लोगों के बच्चे पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो जाती है, तब वो अपने नौकरियों में चले जाते हैं। तो वहाँ पे एम्प्टी नेस्टर कहा गया है, जहाँ पे लोग अकेले रह जाते हैं, और वहाँ पे लोगों का जो एज है वो उतना हो जाता है कि जहाँ पे उनकी छोटी छोटी बड़ी बीमारियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद रिटायरमेंट का वो फेज़ हम जानते हैं कि जब वो 60 साल से के बाद में जो पीरियड है उसको हम लोग रिटायरमेंट के बाद वाला पीरियड बोल सकते हैं, जहाँ पे लोग अगर उन्होंने सही तरीके से प्लानिंग या सेविंग की है तो अपने हिसाब से वो जीवन निर्वाह कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो डिपेंडेंट होना पड़ता है उनको बच्चों के ऊपर। तो इसीलिए इकोनॉमिक लाइफ साइकिल में ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सही तरीके से हम लोग सेविंग्स करें। अगर हम लोग ब्रॉडली इसको भाग करें तो स्टूडेंट फेज़, वर्किंग फेज़ और रिटायरमेंट फेज़ में होगा। वही चीज़ है यहाँ पे भी, तो ये है ब्रॉडली अगर हम उसको विभाजन करें तो इसमें एक किसी को ये क्यों ज़रूरत है कि अब वो अब आगे के लिए प्लानिंग करे। तो इसके लिए ये यूँ ज़रूरत है क्योंकि अगर वो आगे के लिए प्लानिंग नहीं करेगा तो आगे चल के उनको दिक्कतें आएंगी। तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, वो एक सिस्टमेटिक वे में उनको सेविंग्स करना पड़ेगा, और सेविंग्स करने के लिए उनको अपने कुछ खर्चों के ऊपर उनको लगाम रखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जो अच्छे रिटर्न के लिए, जहाँ पे उनको थोड़ा सा जो लिक्विडिटी है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि पैसा हम कभी भी निकाल सकते हैं, जैसे बैंक वगैरह में जो हमको इंटरेस्ट मिलता है, उससे आगे चल के उनको सोचना पड़ेगा। मतलब ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहाँ पे उनको पैसे का ज़्यादा फास्ट तरीके से वो पैसा बढ़े। चाहे वो किसी तरह का इन्वेस्टमेंट, कोई मान लीजिए कुछ लोग ज़मीन पे इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग सोने पे इन्वेस्ट करते हैं, तो अलग अलग तरीके का, या इंश्योरेंस के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो ये ऐसे
कुछ प्रावधान है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके लोगों का पैसा कम समय के अंदर बढ़ सकता है। इसके लिए क्या है कि हम लोग फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के बारे में सोचें। फ्यूचर ट्रांजैक्शंस हमारे कैसे हो सकते हैं, किस जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेके उनके शादी विवाह से लेके हम लोग कोई घर खरीदना चाहते हैं, तो ये सब अलग अलग तरीके के हम लोगों के ट्रांजैक्शनल नीड्स हो सकते हैं जिसके लिए हमें प्रावधान रखना चाहिए। और उसके साथ साथ दूसरा है कि हम लोगों को ऐसी विषम परिस्थितियों के लिए भी तैयार रहना चाहिए जो कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं की हो। मान लीजिए कोई बड़ी सी बीमारी हो गई या कोई ऐसा दुर्घटना घट गया हमारे साथ या हमारी किसी प्रॉपर्टी के साथ, तो उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे उसके लिए भी हमें प्रावधान रखना चाहिए। उसके अलावा हम लोग ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट वाले कुछ ऑप्शंस भी हम लोग सोच के रखें, वेल्थ एक्यूमुलेशन, जिससे हमारा जो हमारा संपद है वो वृद्धि हो। तो ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट्स में है बैंकिंग, जो डिपॉजिट्स है वो ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं क्योंकि हम लोग उसको कभी भी अपने मन के हिसाब से उसको जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कॉन्टिजेंसी प्रोडक्ट में हो गया इंश्योरेंस का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि वो कॉन्टिजेंसी मतलब ऐसे सिचुएशंस जो जिसके लिए हम प्रस्तुत नहीं हैं। और उसके अलावा वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए कुछ लोग जैसे मैंने बताया ऑलरेडी प्रॉपर्टी या गोल्ड, उस तरह से शेयर, इस तरह से अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ आज के डेट में लोगों के पास उपलब्ध है। और उसके अलावा रिस्क प्रोफाइल एंड इन्वेस्टमेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को ये देखना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि वो कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। हम लोग जानते हैं कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे रिस्क ज़्यादा लेने से उनको रिटर्न भी ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन रिस्क साथ साथ में ज़्यादा आता है। अब उनको समझना पड़ेगा कि वो कितना रिस्क लेने के लिए वो तैयार हैं, उसके हिसाब से उनको अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे वो जैसे प्रॉपर्टी में करे या किसी भी इंश्योरेंस में करे या कहाँ पे भी कर रहे हैं, वो ये देखेंगे कि उनका कितना वो रिस्क लेने के लिए वो तैयार है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इसीलिए जो बोला गया है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू लोग अपना रिटायरमेंट प्लानिंग भी करते हैं, रिस्क को भी मैनेज करते हैं, या उसके साथ साथ में जैसे टैक्स सेविंग्स के हिसाब से भी इंश्योरेंस को यूज़ किया जाता है, या फाइनेंशियल प्लानिंग में टैक्स सेविंग्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और क्योंकि आज के डेट में फाइनेंशियल प्लानिंग और भी ज़रूरी हो गया क्योंकि लोग अभी अकेले रहने लगे हैं, मतलब एक परिवार अलग अलग से रहने लगा है। एक साथ में रहने वाले जो पहले जो एक परंपरा थी वो आज रही नहीं है। उसके साथ साथ दिन ब दिन चीज़ों के दामों में वृद्धि हो रही है, तो इसके लिए हम लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग सही तरीके से करके रखना ज़रूरी है। और कौन सा सही समय है जब कोई अपना फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करे, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग सबको अपने जीवन काल में जितने हो सके जल्दी शुरू करना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी वो शुरू करेंगे उतना ही ज़्यादा वो पैसे जमा कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर वो इंश्योरेंस के थ्रू करते हैं तो उतना कम प्रीमियम में वो अपना वही ड्रीम या वही गोल में वो अचीव कर सकते हैं जो कम प्रीमियम में कम उम्र में वो शुरू करेंगे तो होगा। जबकि अगर वो देर से शुरू करेंगे तो उनका इन्वेस्टमेंट उनको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल प्लानिंग के ये हैं जो तरीके हैं जो कि लोग यूज़ करते हैं अपने जीवन काल में। और फाइनेंशियल प्लानिंग एडवाइजरी सर्विस में ये सारे आते हैं कि अगर सही तरीके से इन चीज़ों को कोई अगर ध्यान से अपना इन्वेस्टमेंट करे तो वो हर सिचुएशंस के लिए तैयार रह सकता है, चाहे वो जीवित है या नहीं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।